गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें कंजर्व करते हैं, कैसे बचाते हैं, मतलब है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो एक छोटी स्टोरी है कि स्मॉल विलेज में तनाजानिया नाम की अफ्रीका में रहती थी। मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत सुबह वो जल्दी उठ जाती थी और पानी भर के लेकर आती थी, है ना। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे। बहुत दूर दूर जाती थी और बहुत घंटे भी लग जाते थे उसे, बहुत वक्त लग जाता था। शी देन हेल्प हर मदर। वो उसकी मदर की हेल्प करती थी हाउस के अंदर। और उसके ब्रदर भी था, है ना, टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। वो गोट्स की केयर करता था। ऑल हर फैमिली ऑन अ पीस ऑफ रॉकी लैंड। उनके पास छोटी सी ज़मीन थी और स्मॉल और छोटी सी कुटिया भी थी। और मम्बाज फादर कैन बैरली ग्रो। वो उसमें मतलब क्या ग्रो करते थे, मेज़ और बीन्स ग्रो करते थे। टॉयलिंग आर्ट, बहुत मुश्किल से मतलब पैसे कमाते थे। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड। मतलब ये उनके लिए इनफ नहीं था ज़िंदगी जीने के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ठीक है, फॉर द होल ईयर, पूरे साल भर के लिए। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर द फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर्स जो था इन द हार्ट ऑफ शीप रियरिंग करता था न्यूजीलैंड में। वेयर इज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। उसकी जो फैमिली थी वो क्या करती थी, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रन करती थी। एवरी डे व्हेन ही टर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स। वो रोज़ जब स्कूल से रिटर्न होता था तो वो देखता था पीटर के वॉचेस करता था, मतलब उसके अंकल को वॉच करता था कि वो किस तरीके से शिप की केयर कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से यार्ड में मतलब ग्रेसी प्लेन करके विद जहाँ पर हील्स भी है थोड़े से डिस्टेंस पे, मतलब दूर, थोड़ी सी डिस्टेंस की दूर पे मतलब हील्स भी हैं। और मतलब किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं साइंटिफिक वे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोस वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की जो फैमिली वो भी ग्रो करती थी, वेजिटेबल्स ग्रो करती थी, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये आपको दो स्टोरीज दे रखी है ना। तो अब अपन पढ़ते हैं लैंड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। 90% पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से सिर्फ 30% जो है वो लैंड एरिया है, बाकी का क्या है, वाटर है, ठीक है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पेसली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेटेड, ठीक है। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। इसने 30% कवर कर रखा है टोटल एरिया अर्थ सरफेस पे, है ना। और ऑल द पार्ट्स ऑफ स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। बहुत स्मॉल परसेंटेज कवर कर रखा है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स। उसमें से भी क्या है, हर जगह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पॉपुलेशन है ना। मेनली ड्यू टू लैंड एंड क्लाइमेट। अलग अलग सब जगह का अलग अलग लैंड है, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग टोपोग्राफी है। कहीं पर स्लोप्स है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर लो लाइंग एरियाज़ है ना, कहीं पर डेजर्ट एरियाज़ है, कहीं पर फॉरेस्ट एरियाज़ है। मतलब 30% लैंड पे इतना सब कुछ है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफन सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स और रिवर है वो मतलब जो वैलीज़ हैं वो क्या है, सूटेबल लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए। दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो आपको ये फिगर दे रखा है, सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया। नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैव बीन यूज्ड इन अबाउ पिक्चर। देखिए इस तरीके से लैंड हमने कितनी यूज़ कर रखी है, इस तरीके से देखिए पिक्चर दे रखा है। अब लैंड का यूज़ क्या है, तो लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज। लैंड काय में यूज़ होती है, एग्रीकल्चर में। मतलब हम लैंड पर रह रहे तो लैंड तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में ही होगी। जैसे फॉरेस्ट्री में आती है माइनिंग, मतलब ये जो सोना चांदी और इनकी जो खदानें होती है ना उसको माइनिंग बोलते हैं। बिल्डिंग हाउसेस में आती है, रोड्स है, सेटिंग अप्स इंडस्ट्रीज़ है, सब कॉमनली टर्म्ड है, इन सब में लैंड यूज़ आती है, ठीक है। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of waters। मतलब जो लैंड के यूजर्स होते हैं उसमें उसके भी कुछ फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे टोपोग्राफी है, सॉइल है, क्लाइमेट है ना। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। मतलब जो ह्यूमन फैक्टर्स है, जैसे पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजीज़ हैं हम लोगों की, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत लैंड के यूज़ करने में, पैटर्न में, ठीक है। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। दो तरीके के क्लासिफाइड पे मतलब बटी हुई लैंड, एक प्राइवेट और एक कॉमनली। प्राइवेट लैंड क्या होती है, जो इंडिविजुअल खुद की होती है ना, जैसे खुद की लैंड होती है उसको क्या हम बोलते हैं, प्राइवेट। कम्युनिटी क्या होती है, जैसे
कलेक्शन ऑफ फॉडर है, फ्रूट्स है, नट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स है, मतलब जो कॉमनली यूज़ में आती है लैंड, उसको हम कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। जैसे कि एयर है तो वो भी तो एक कम्युनिटी है ना, मतलब वो तो सबके लिए, कोई प्राइवेट अपनी खुद की तो है नहीं, जहाँ वहाँ खुद की तो चल नहीं रही है, वो भी कम्युनिटी लैंड में आती है ना। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। दिस कम्युनिटी लैंड्स, इस कम्युनिटी लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, पीपल एंड देयर डिमांड्स एंड एवरी एवर ग्रोइंग बट द अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। हमारे पास क्या है? लैंड की अवेबिलिटी मतलब बहुत लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लैंड की क्वालिटी है वो सब जगह मतलब अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है, मतलब कि कहाँ पर कैसी है वो अपन पढ़ते हैं। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपांड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज। अब इनने क्या बता रखा है कि जो कमर्शियल एरियाज़ है, मतलब जो कमाने के इलाके होते हैं, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कम, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मतलब लैंड क्या है? बिल्ड, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में इसमें ज़्यादा यूज़ आती है। और जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर के ज़्यादा यूज़ में आती है लैंड। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड टू यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन दिस सोसाइटी। Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। जो land degradation है, मतलब degradation मतलब ख़राब होना है ना, तो लैंडस्लाइड्स हैं, सॉइल इरोजन्स है, डेजर्टिफिकेशंस है, ये सब मेजर थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट के। क्योंकि क्या होता है? इससे एक्सपांशन होता है एग्रीकल्चर का और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, मतलब हर हर जगह मतलब लैंड अलग अलग यूज़ में आती है। देखिए यहाँ पर खेती के यूज़ में आ रही है ना, यहाँ पर क्या है? रोड के यूज़ में आ रही है, यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, हम कैसे कंजर्वेशन करेंगे? लैंड रिसोर्स को कैसे बचाएंगे? ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्ट्रक्शन क्या है? वो फॉरेस्ट कवर मतलब कर रखा है। नरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर लॉजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। जो प्रेजेंट रेट है मतलब डिग्रेडेशन का, खराब होने का, वो भी हम चेक करेंगे। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे, लैंड रिकम्बलेशन करेंगे, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, उनको भी चेक करेंगे, है ना। ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। ये सब चीज़ें क्या हमारे लैंड के रिसोर्सेज को बचाने के लिए, कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे, लैंड रिक्लेमेशन करेंगे, रेगुलेटेड मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र सब चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो हमारी इससे क्या लैंड कंजर्व होगी, मतलब ख़राब नहीं होगी, है ना। अब अगर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कुछ भी पेस्टिसाइड्स, कुछ भी फर्टिलाइज़र में, तो हमारी लैंड उससे क्या हो सकती है? ख़राब भी हो सकती है ना। हर चीज़ को मतलब टाइम टू टाइम चेक करेंगे कि हमारी लैंड ख़राब नहीं होनी चाहिए, हम उसे कंजर्व कैसे करेंगे लैंड को। तो ये सब उसके पॉइंट्स है। ठीक है, सॉइल क्या है? द थिन लेयर ऑफ अ ग्रेनी सब्सटेंस, द थिन लेयर ऑफ अ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो थिन लेयर होती है मतलब ग्रेनी सब्सटेंस की, वो सरफेस पे क्या रहती है? कवर रहती है अर्थ के। ठीक है, ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, उसे क्या बोलते हैं? हम सॉइल बोलते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। काय से लिंक्ड है? सबसे ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड काय से? ये लैंड से। ठीक है, सॉइल काय में होती है? मतलब लैंड के अंदर ही होती है ना। Land determines this type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, weathered rocks found on the earth. मतलब जो अर्थ के अंदर सब weathered rocks होती है, मिनरल्स होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स होती है, वही सब सॉइल उसी से बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक लैंडस्लाइड्स का दे रखा है कि लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब इस तरीके से आप जो पिक्चर देख रहे हैं ना, इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है, वो इस तरीके से जैसे नीचे गिर जाती हैं, इस तरीके से स्लोप में आ जाती है, मतलब पूरा नुकसान हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। मतलब जिस तरीके से एकदम स्लोप में गिर जाती है ये, है ना। तो हम सिंपली डिफाइन करें कि लैंडस्लाइड क्या बोलते हैं? तो इज़ द मास मूवमेंट ऑफ द रॉक। जो रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो इस तरीके से गिर जाती है स्लोप में, है ना। अर्थ अर्थ डाउन मतलब एज अ स्लोप में गिर जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड हो गई। ठीक है, देखिए ये डायग्राम दे रखा है आपको इस सॉइल का, सॉइल प्रोफाइल का।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हो, डायग्राम में भी आता है ये बनाने के लिए, कि जो सबसे नीचे वाली रॉक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक बोलते हैं। सेकंड रॉक को क्या बोलते हैं, वेदर्ड रॉक मटेरियल बोलते हैं। थर्ड में क्या होता है, सब सॉइल विथ सैंड, मिट्टी के साथ में सैंड्स होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है। और सबसे ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जिसमें वेजिटेशन उगाते हैं, है ना, सबसे ऊपर वाली होती है। सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है। अब देखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स क्या है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है। तो जैसे पेरेंट रॉक होती है वो क्या होती है, जैसे डिटरमाइन कलर डिटरमाइन करती है, टेक्सचर देखती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखती है, मिनरल देखती है, कंटेंट, परमेएबिलिटी, मतलब ये सब चीज़ें वो चेक करती है, वो क्या होती है, पेरेंट रो। रिलीफ क्या होता है, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल का अक्यूमुलेशन करना। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्लोरा फोना मतलब तो आपको पता ही है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, ये मतलब क्या अफेक्ट कर रहे हैं, इनका रेट क्या है ह्यूमस फॉर्मेशन पे चेक करना। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मतलब कितनी थिकनेस है, कब कैसे सॉइल प्रोफाइल है। क्लाइमेट, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, मतलब कब कैसा क्लाइमेट है, ये सब चेक करना। तो ये सॉइल का क्या है, फैक्टर्स। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है, तो आपको ये डायग्राम बनाना होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स कैसे अफेक्टिंग होते हैं सॉइल फॉर्मेशन से, ठीक है। तो ये हाँ डायग्राम है, तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, बना भी सकते हैं कॉपी में। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे हम मतलब कंजर्व करेंगे, है ना। Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soils. बहुत सारे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स है जो लीड है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स में, मतलब ख़राब होने में। डिग्रेडेशन मतलब ख़राब होना। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। काहे से मतलब सॉइल डिग्रेडेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई होना, डिफॉरेस्टेशन होना, है ना। ओवर ग्रेजिंग होना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होना, रेन वॉश होना, बहुत ज़्यादा पानी गिरना, लैंडस्लाइड्स आ जाना, मतलब बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े वो गिर जाना, उनको क्या बोलते हैं हम, लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। फ्लड आ जाना, इन सारी वजह से भी क्या होता है, डिग्रेडेशन। और मतलब ये सारी जो सॉइल कंजर्व की मेथड्स हैं ये मतलब कम हो जाती हैं। मल्चिंग, अब देखिए हम मेथड्स पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन की, 7 मेथड्स होती है। फर्स्ट मेथड होती है मल्चिंग। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर। प्लांट्स मतलब कवर्ड होता है जब ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। ये क्या हेल्प होती है, मतलब इससे हमारी सॉइल मॉइस्चर रहती है ना। सेकेंड है कॉन्टेर बैरियर्स। स्टोन है, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्ट्रेंट्स। ट्रेंचेस मतलब गड्ढे होते हैं, तो मतलब गड्ढे बना देते हैं और एक रास्ता बना देते हैं ना जिसमें से पानी कलेक्ट हो जाता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना हमारी सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए। रॉक डैम मतलब रॉक्स आर बिल्ड अप टू स्लो डाउन। मतलब रॉक्स क्या मतलब पानी बहुत धीरे धीरे जाए तो उस तरीके से हम गलियाँ बना देते हैं जिसमें से पानी हम रोक भी लेते हैं। और मतलब हम हमारे पानी को भी, इससे फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है उससे कम हो जाता है, जिससे पानी खेतों में रहता है और हमारा पानी कम लगता है, सॉइल लॉस होने का डर भी कम रहता है। देखिए ये टेरेस फार्मिंग का पिक्चर दे रखी है आपको, कॉन्टूर प्लगिंग की पिक्चर दे रखी है, शेल्टर बेल्ट्स की दे रखी है ना। इस तरीके से टेरेस फार्मिंग क्या है, जैसे ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेस आर मेड अप ऑफ स्टीप स्लोप्स, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर में, है ना। आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पर भी क्रॉप्स ग्रो होती है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, यहाँ पर रिड्यूस करेंगे हम सरफेस का आएगा, रन ऑफ और सॉइल इरोजन का, जैसे आप फिगर 2.5 में देख रहे हैं। देखिए ये टेरेस फार्मिंग है। इंटरक्रॉपिंग क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। डिफरेंट क्रॉप्स मतलब अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग अल्टरनेट रोज में मतलब क्या होती है, ग्रो होती रहती है। आर सोन इन डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर। टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, तो हमें उस सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए रेन वॉश से, ठीक है। कॉन्ट्योर प्लगिंग, प्लगिंग पैरेलल टू द कॉन्ट्योर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। मतलब वही कि प्लगिंग जो है हमें एक पैरेलल जैसे करना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पर एक पहाड़ जैसा बनाया है, उसके आगे हम उसको वहीं पर एक रास्ता बना देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा पानी का जो फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, जो स्लोप है वो भी कम हो जाएगा, उससे हमारा पानी भी बचेगा, है ना।
तो प्लगिंग पैरेलल कर देते हैं। और शेल्टर बेल्ट्स ये देख रहे हैं आप, जैसे कोस्टल और ड्राई रीजन्स में रोज़, जैसे ट्री की रोज़ है ना, आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। इससे क्या करते हैं हम, प्लांटेड मतलब जो है वो चेक करते रहते हैं जो विंड मूवमेंट, मतलब हवा कैसे चल रही है, और हमारे जो सॉइल को है प्रोटेक्ट करते हैं, हम सॉइल कवर प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपसे 7 मेथड्स है। तो फर्स्ट क्या आपकी मल्चिंग, सेकंड काउंटर बैरियर्स, थर्ड रॉक डैम, फोर्थ टेरेस फार्मिंग, फिफ्थ इंटरक्रॉपिंग, सिक्स्थ कॉन्टेयर प्लगिंग एंड सेवेंथ शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है। अब वाटर, तो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो 3/4 हिस्सा है हमारी अर्थ सरफेस का, वो किसने कवर्ड कर रखा है, वाटर ने। इट इज़ देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। It was the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover two-thirds of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animals' life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and human fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. कि यही बता रहे हैं कि मतलब अगर हम 3.5 बिलियन ईयर बैक जाएँ तो, और आज के समय में जो ओशियंस है हमारी, जो 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस है, जो सपोर्ट करती है हमारे प्लांट और एनिमल्स की लाइफ को, जो ओशियन वाटर है ना, वो आज के ज़माने में फ़िट नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो फ्रेश वाटर जो होता है वो 22.7% ही है सिर्फ। उसमें से 70% जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स है इन एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में। तो जो 1% फ्रेश वाटर ही हमें अवेलेबल हो पाता है सिर्फ, ठीक है, ह्यूमन यूज़ के लिए। जो कहाँ से होता है, ग्राउंड वाटर से, सरफेस वाटर, रिवर्स से, है ना। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर क्या है, बहुत मोस्ट प्रीशियस मतलब बहुत ज़रूरी सब्सटेंस है हमारी अर्थ में। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। वाटर को हम मतलब ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ में से। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो वॉल्यूम है मतलब वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट्स एब्यूडेंस ओनली सीम्स टू वेरी। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत प्रीशियस सब्सटेंस है हमारी अर्थ पे। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। हम वाटर को ऐड भी नहीं कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हमारी अर्थ में से। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। इसका जो टोटल वॉल्यूम है हमेशा कांस्टेंट होता है। Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This as already know it's referred to as water cycle। एक वाटर साइकिल की प्रोसेस है। जैसे पहले कांस्टेंट मोशन होता है, फिर साइक्लिंग ओशियंस पे, साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, मतलब साइक्लिंग से ओशियंस के थ्रू जाता है ना, मतलब थ्रू द ओशियंस, साइकिलिंग थ्रू द ओशियंस है ना, साइकिलिंग से थ्रू द ओशियंस पे जाता है, द एयर, एयर में जाता है, एंड द लैंड एंड बैक अगेन, वापस से आता है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है, फिर इवेपोरेशन होता है, ऐसे प्रोसेस क्या होती है, वो वाटर साइकिल होती है, ठीक है। ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जो ह्यूमन्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर यूज़ करते हैं, है ना। तो जिस तरीके से आपको ये एक्टिविटी दे रखी है, ये जैसे ड्रिंकिंग है, तो ड्रिंकिंग में हम एक दिन में 3 लीटर पानी यूज़ करते हैं, कुकिंग में 4 लीटर करते हैं, बाथिंग में कितना करते हैं ना, ये सब टोटल बता रखा है हमको कि इतना इतना अमाउंट है। तो एक एक्टिविटी है कि मतलब हम 150 लीटर वाटर एवरी डे यूज़ में लेते हैं। Problems of water availability. There is a scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortages in water, fresh water supply. यहाँ पर बहुत शॉर्टेज है पानी की, वाटर सप्लाई की बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस है इन सारे कंट्रीज़ में। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेंशल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी।
मतलब जो भी क्लाइमेटिक जोन है ये जो लोकेटेड है, जो मैंने आपको सारी कंट्रीज़ बताई, यहाँ पर क्या होता है, वो ड्रॉट बहुत सूखा पड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वाटर स्कैरसिटी की। वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्क्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल परसिप्शंस और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब हम वाटर को कैसे बचाएंगे, है ना। तो देखिए, मैं आपको 1 मिनट ये बताना भूल गई कि अ ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। जो मतलब ड्रिपिंग कर करके, बूंद बूंद कर करके पानी भी जो गिरता है, जो वेस्ट होता है ना ड्रिपिंग टैप से, तो वो मतलब 1200 लीटर पानी जो है साल भर में वेस्ट हो जाता है। एक्सेस टू क्लीन एंड एडवोकेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। मतलब क्लीन और एडवोकेट वाटर जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं आज हमारे वर्ल्ड में। मिलता ही नहीं है हमें मतलब पानी। अब देखिए ये यमुना रिवर है, कितनी पॉल्यूटेड है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाला है ना, कितनी पॉल्यूटेड है मतलब। ठीक है, यही बता रहे हैं ये हमको, मतलब कितना पॉल्यूशन है, मतलब बहुत फेस कर रहे हैं हम मतलब क्लीन वाटर के लिए। ये वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है, इस तरीके से होता है। पानी का बचाव भी बहुत अच्छे से होता है और मतलब खेतों में पानी भी अच्छे से चला जाता है और पानी भी कम लगता है। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water। मतलब जो हमारी बॉडीज़ हैं उसको भी कितना पानी चाहिए, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दिस इन्फ्लुएंट suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetations cover slow the surface runoff and replenished underground water। जो फॉरेस्ट है, जो अदर वेजिटेशन है, वो क्या होता है, कवर मतलब स्लो द सरफेस ऑफ रन ऑफ कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग भी एक बहुत अच्छे एग्जांपल है। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब यही कि जैसे जब पानी गिरता है तो हमने हमारे छत से एक पाइप जोड़ दिया और वो पाइप डायरेक्टली मतलब एक टंकी बना रखी है, उस टंकी के अंदर वो सारा बूंद बूंद करके पानी जा रहा है और वहाँ उसके द्वारा फिर वहाँ से ग्राउंड में जा रहा है। तो इसी को वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पानी कंजर्व होता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में वाटर हार्वेस्टिंग समझाई है, ठीक है। इससे भी हम सेव करते हैं पानी। कैनाल्स एंड इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली एंड मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज। मतलब ये कैनाल्स और इरीगेटिंग फील्ड्स में भी हमें पानी मतलब लिमिटेड वापरना चाहिए, स्प्रिंकलर से भी वापरना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा पानी कम लगेगा। एंड स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस। मैंने यही आपको बताया, स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या होगा, हमारा एरिया भी अच्छा हो जाएगा, इरीगेट भी हो जाएगा और पानी भी हमारा कम लगेगा। यही सब बता रखा है इसमें। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। वैल्यूएबल वाटर मतलब पानी को बचाना, पानी के वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स करना, पानी को कंजर्व करना, दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। यही क्या होता है, इरिगेशन होता है। नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, ये एक स्टोरी दे रखी है तो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इम्पॉर्टेंट है अपन वो देखते हैं अभी। तो natural vegetations and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, that we call biosphere। मतलब जो क्या होता है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और एटमोसफेयर है। इसका जो मतलब नैरो जोन है, नैरो जोन से कॉन्टेक्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर बोलते हैं। इन द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फेयर में क्या होता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं इंटर रिलेटेड है वो एक दूसरे से, फॉर सर्वाइवल मतलब जीना, जीते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नॉन एज इकोसिस्टम। उसी तरीके की उसी लाइफ को जो सपोर्टिंग सिस्टम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। Plants provide us timber, give shelters to animals, produce oxygen we breathe। plants क्या देते हैं हमें, प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर शेल्टर देते हैं टू एनिमल्स से, प्रोड्यूस ऑक्सीजन देते हैं, वी ब्रीथ जो हम ब्रीथ करते हैं, प्रोटेक्ट सॉइल सो इजेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, है ना। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies। पेपर्स भी मिलते हैं हमें जो हमारी स्टडीज़ के लिए कितने ज़रूरी होते हैं, पता ही है आपको भी। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, है ना। इंसेक्ट से जैसे बीज, उससे हम क्या हनी मिलता है।
जो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले decomposers in the ecosystem. The birds feed on insect and act as decomposers as well. तो जो वल्चर होती है ना, मतलब जो वल्चर बर्ड होती है, तो वल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी. आजकल ये क्या बहुत मरने लगी, किस वजह से? किडनी की प्रॉब्लम की वजह से. फेलियर शॉर्टली, बहुत जल्दी ख़त्म होने लगी है. और मैंने जो एक बीमारी हो जाती है उसका नाम क्या है? डाइक्लोफेनेक. ये क्वेश्चन भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीसी में भी आया था एक बार, कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से वल्चर्स जो हैं वो मरने लगी. तो वो कौन सी बीमारी है? ऐसी डाइक्लोफेनेक है ना. Efforts are on ban the drug for livestock used and breed vultures in captivity. ठीक है, इस तरीके की दिखती है ये वल्चर. Distribution of natural vegetations. The growth of vegetations depend primarily on temperature, moisture. जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की वो किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स and tundra. In areas of heavy rainfall, oak trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जहाँ पर मतलब बहुत अच्छा अमाउंट में मॉइस्चर होता है वहाँ क्या होती है? साइज़ डिक्रीज हो जाती है, ट्रीज़ की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. Short stunt trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. जो पोलर रीजन्स हैं, मतलब जहाँ पर लीचेंस बहुत पाए जाते हैं जैसे, तो ये सब एरियाज़ बता रखे हैं. जो डीप रूट्स एंड लीव्स है, जो वैक्सी सरफेस है, यहाँ पर क्या होता है? लॉस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर बहुत कम होता है थ्रू ट्रांसपीरेशन के थ्रू. ठीक है, ये देखिए पाइथागोन इन फॉरेस्ट. पाइथागोन है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर. अ कॉलेज ऑफ अ फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट. ये कॉलेज बना रखा है फॉरेस्ट मेड का. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ. कंजर्व कैसे करेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को? तो फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स. प्लांट्स हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स से. एंड टुगेदर देन मेंटेन द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं. चेंजेस ऑफ क्लाइमेट्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉजेज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो क्लाइमेट्स के चेंजेस होते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है, ये मतलब लॉस, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट से फॉर द प्लांट्स और एनिमल्स से. मैनी स्पीसीज में जो स्पाइसेस होते हैं मतलब है बिकम अ वनरेबल एंड इंडेंजर्ड एंड सम ऑफ द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स. ये क्या है? सब नेचुरल फैक्टर्स है. सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है. The animals are poached for collection and integral traits of hides, skins, nails, teeth, horns, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, snow leopard, ostrich, and peacock. These can be conserved by increasing awareness. ये क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज रखते हैं. मतलब जो भी सारे एग्जाम्पल्स हैं ना, टाइगर है, लॉयन है, जो लीपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, ब्लैक बक इसको बोलते हैं. आपको दिख रहा है पिक्चर में? ये ब्लैक बक होता है. तो ये सब क्या करते हैं? कंजर्व करते, बचाते हैं इंक्रीजिंग अवेयरनेस को. इंक्रीजिंग अवेयरनेस से, ठीक है, हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज रखते हैं. ये सब कंजर्व करते हैं. नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये भी हमारे प्रोटेक्ट रखते हैं नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को. कंजर्वेशन ऑफ creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource. ये बहुत मतलब प्रीशियस रिसोर्स है, बहुत नेसेसरी है हमारे लिए. देर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसीज इज नॉट डिस्टर्ब. ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द natural habitats of many species due to indiscriminable killing. Several birds and animals have either become extinct or on verge of extinction.
Awareness programs like social forestry and One Mahotsav should be encouraged at regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that appreciate the habitat of varied species. Many countries have passed law against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacock is illegal. मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, लॉ बने होते हैं जैसे कि किलिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स है ना, एज वेल एज मतलब इनके लिए। तो इन इंडिया में, हमारे इंडिया में किलिंग ऑफ लॉयन, टाइगर्स, डियर्स जो हैं, ये जो पिकॉक्स है, ये सब इनको मारने के लिए मतलब इनको मारना मतलब इलीगल है। हम इनको ऐसे ही मार नहीं सकते, इनका खून नहीं कर सकते, इनको किल नहीं कर सकते। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट लिस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, इस्टेब्लिश्ड होता है लिस्ट से सेवरल एनिमल्स और बर्ड्स हैं इन विच ट्रेड is prohibited. Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen। मतलब प्लांट्स को और एनिमल्स को बचाना हर इंसान की ड्यूटी है, उनको कंजर्व करना एवरी सिटीजन का हक है। ये एवरी सिटीजन मतलब हर इंसान की ड्यूटी है कि हमें कंजर्व करना चाहिए, प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनसे कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी कंजर्व करके रखेंगे, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी प्लांट्स को मारेंगे नहीं, किल नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे प्लांट्स को। तो कंजर्व करिए प्लांट्स और एनिमल्स को, ये हर सिटीज़न की ड्यूटी होती है। तो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।